हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा पीवाईक्यू का सेशन होने वाला है वो होने वाला है, हमारा सेशन है ब्रीदिंग के ऊपर। मतलब जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होते हैं, जितने भी पीएमटी के एग्जाम होते हैं। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्रीदिंग, एक्सक्रेटरी और बॉडी फ्लूइड। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग ब्रीदिंग यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ब्रीदिंग का सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर। आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद से ट्राई करना है सारा क्वेश्चन को पॉज कर करके, ठीक है। देखो, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे कि सब ऑप्शन पे फोकस करते हैं कि क्या क्या इससे सीखने को मिल सकता है। तो आप पता होना चाहिए कि 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है वो डिलीवर करता है। वो क्या करता है, डिलीवर करता है, ठीक है। वो डिलीवर कितना करता है, 5 ml। कितना करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के पास, किस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी में जो कंडक्टिंग पार्ट दिया हुआ है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले समझो, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। उसके बाद अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये स्टार्ट होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि अगर हम कंडक्टिंग पार्ट का बात बोले, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसके बीच में क्या आता है, कंडक्टिंग पार्ट भी आता है ना, कंडक्टिंग पार्ट भी आता है। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक, कहाँ तक, एल्वुलाई तक, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्लियर करता है। कंडक्टिंग का पहला क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वुलाई तक। दूसरा क्या करता है, ये क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है, ध्यान से देखना, ये बोल सकते हो कि ये क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। कौन सा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स को। ये तीसरा फंक्शन क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। ह्यूमिडिफाई क्या करता है, हमारे अंदर का इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पे नॉस्ट्रिल्स के अंदर का इन्वायरमेंट को, और क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर के, बॉडी टेम्परेचर जो अंदर जो हम लोग इनहेल किए हैं एयर को, उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर का टेम्परेचर पे लाता है। अब ध्यान से देखना हमारा पॉइंट क्या क्या यहाँ से सीखे। सबसे पहला पॉइंट सीखे कि जो हमारा नॉस्ट्रिल्स होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई से एक्सचेंज कराना। दूसरा फंक्शन क्या जाने, ह्यूमिडिफाई करना। तीसरा बॉडी टेम्परेचर से मैच कराना एयर को। देखो, तो सबसे पहला फंक्शन इसमें से क्या बोला है कि विच नॉट द फंक्शन, कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो अगर हम देखते हैं प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, गलत। ये कभी भी सरफेस प्रोवाइड नहीं करता है ताकि डिफ्यूजन हो जाए ऑक्सीजन और CO2 को। कंडक्टिंग पार्ट का ये काम नहीं है, ये तो एल्वुलाई का काम है ना। तो एल्वुलाई कंडक्टिंग पार्ट में तो नहीं आता। इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये सही है। इट इनहेल्ड एयर ह्यूमिडिफाइड, टेम्परेचर को अति करता है, टेम्परेचर इनहेल्ड एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। तो ये तीनों आपका क्या है, इस ऑप्शन के लिए गलत हो गया, ये ऑप्शन इस ऑप्शन के लिए सही हो गया क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन इज। तो पार्शियल प्रेशर अगर हम बात करते हैं इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वुलाई के अंदर बात कर रहा है। किसके अंदर बात कर रहा है, एल्वुलाई के अंदर। तो पार्शियल प्रेशर याद रखना कि ऑक्सीजन का वो टेबल याद रखना, 104 mmHg होता है ऑक्सीजन का एल्वुलाई के अंदर, और पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 mmHg होता है। तो 104 और 40 यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो क्वेश्चन है उसमें हमको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4, फेवरेबल कंडीशन बताना है ताकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वुलाई, अब देखो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि फेवरेबल कंडीशन क्या है। फेवरेबल कंडीशन क्या है, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए सबसे पहला हाई हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का चाहिए। हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होना चाहिए। लो पार्शियल प्रेशर CO2 का होना चाहिए। जब हाई प्रेशर होगा ऑक्सीजन का तो लो होगा CO2 का। तीसरा क्या होना चाहिए, बोल सकते हैं लो पीएच, ठीक है, लोअर टेम्परेचर चाहिए, लोअर टेम्परेचर। ये 4 कंडीशन होना चाहिए, हाई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लो पीएच, लो टेम्परेचर। तो कहाँ पे आपका
हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, गलत हो गया। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस लेस, तो 4 नंबर का हो गया, 4 का 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के रेफरेंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं सेम चीज़ है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमको अगर फेवरेबल कंडीशन फिर से देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, तो हमने बताया था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए, H+ का कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। अब देखो सेम चीज़ आपको मिल जाएगा, सेम चीज़ आपको मिल जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को लेके, तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड इंटरफेस विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आप सही है। और हाई H+ कंसंट्रेशन, ये गलत हो गया। लो H+ कंसंट्रेशन होना चाहिए फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए हमेशा लो H+ मतलब लो pH होना चाहिए। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये सही है, एल्बुलाई, ताकि फॉर्मेशन हो सके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बाइंडिंग जो होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, वो किससे रिलेटेड होता है, पार्शियल प्रेशर, ये भी सही है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से रॉन्ग बोला है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट इवेंट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के वक्त करेक्ट इवेंट हम लोग को बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इंस्पिरेशन का बात करते हैं तो इस पर क्या होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंस्पिरेशन का, किसका, सांस लेना, तो इसमें डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम क्या, इस तरह का मसल्स जो होता है ना, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखो जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा आपका, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसका, थोरासिक कैविटी का, किसका, थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब थोरासिक कैपेसिटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अब उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्पिरेशन में कौन कौन मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहला डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरासिक कैविटी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन किसका हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बाद वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीज हुआ, थोरासिक कैविटी इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम सबसे पहला स्टेप आपसे पूछे तो इंस्पिरेशन में क्या क्या इवेंट होते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलोगे कि थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फिर तीसरा क्या बोलोगे, तीसरा बोलोगे कि ठीक है वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी इंक्रीज हो गया। फिर इसके कारण क्या होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा और कॉन्ट्रैक्शन आपका डायफ्राम में होगा। देखो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, गलत, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इंटर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेशर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1 और 2। अब उसका नेक्स्ट आपका बोला है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले बोला निमोटैक्सिक सेंटर। तो जब हम निमोटैक्सिक सेंटर का बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या होता है, पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना। निमोटैक्सिक सेंटर, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे प्रेजेंस होता है, आरबीसी में प्रेजेंस होता है। ठीक है, प्राइमरी साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट किस कहाँ पे होता है, एल्बुलाई में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका निमोटैक्सिक सेंटर। डैट मीन्स कि ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, ये हो जाएगा 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैच कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड ऑफ द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन दैट इंक्लूड। तो हम जब टीएलसी का बात करते हैं तो टीएलसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारे वॉल्यूम, एक तो जो आप सांस ले रहे हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक तो जो बोल सकते हो कि इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक जो टाइडल वॉल्यूम होता है और एक जो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा रहता है,
ठीक है। तो इंस्पिरेटरी के साथ तो टाइडल आएगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है, सांस लो या ना लो, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब हम सबको जोड़ देते हैं ना, तो हमारा टोटल लंग्स, एक्सक्रीटरी मतलब कि सांस छोड़ने वाला जो हवा, एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी बन जाता है। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये सही हो गया। अब इसका देखो, ये नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं कि क्या इसमें गड़बड़ किया है। अब देखो, इसमें बोला है रेसिडुअल वॉल्यूम ईआरवी वाइटल कैपेसिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं हमको एक ही जगह पे वाइटल कैपेसिटी भी लिख दिया है, एफआरसी भी लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। अब देखो उसी तरह से यहाँ पे, तो ये सारा ऑप्शन क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दोनों एक जगह है, ये भी गलत हो गया है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सक्रीटरी कैपेसिटी, तो ये तीन ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ये सही है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरिया सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको बीजिंग साउंड से आ रहा है। तो बहुत सारे एयरबोर्न एलर्जेंस और पॉल्यूटेंट होने के कारण जितने भी अर्बन एरिया, मतलब बोल सकते हो कि शहरी एरिया के जो व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ। और एनसीईआरटी का ये बोल सकते हो कि इशारा बीजिंग साउंड, तो बीजिंग साउंड हम लोग को बताता है कि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियल और ब्रोंक्यूल्स में, तो ये सही हो जाता है। कहीं ना कहीं म्यूकस लाइनिंग गलत, पॉलीफ्रेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू ये तो गलत है। तो ये तो किसी और का था, एविस्टोसिस का था, एविस्टोसिस करके एक डिजीज था ना। रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय निमोटोसाइट्स गलत हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टाइडल वॉल्यूम से क्वेश्चन है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ द एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml, व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इन रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो देखो, सबसे पहले आपको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता क्या है। एक्सपिरेटरी मीन्स निकालने का सारा कैपेसिटी, एक तो हो गया ईआरबी, इसके अंदर आता है, एक आता है इसमें टाइडल वॉल्यूम। तो ईआरबी कितना होता है 1000, ये कितना होता है 500, तो टोटल मिला के कितना हो गया 1500 ml। तो हमारा क्वेश्चन यही बोला था ना कि 1500 ml, तो खैर आंसर हो गया। क्वेश्चन एक बार और समझ लो कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एथलीट का 500 है और 1000 है, तो व्हाट विल बी द एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। एक्सक्रीटरी कैपेसिटी क्या होता है, टीबी प्लस ईआरबी, तो 1500 ml हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा, एम्फेसिमा रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अस्थमा के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। अस्थमा एक डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसका इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होता है, ब्रोंकियोल में होता है। जिसका रेस्पिरेशन मतलब जिसका इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होता है, ब्रोंकियोल में होता है। अगर हम बात करते हैं एम्फेसिमा, एम्फेसिमा होता क्यों है आपको पता होना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग से। ये क्या करता है ना, एक मन में ऐसा आता है कि मेरा क्या है कि बहुत ही रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमेशा लगता है कि सांस फूला फूला टाइप का, एक तरह से बोल सकते हो जल्दी सांस फूल जाना। तो कहीं ना कहीं ये रिस्पिरेटरी सरफेसेस को डिक्रीज करता है, एल्वुलाई का साइज को बोल सकता है नैरो करते चल जाता है, ठीक है, जिसके कारण डिक्रीज रिस्पिरेटरी सरफेस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो देखो, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियोल, डिक्रीज रिस्पिरेटरी सरफेस, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम से कॉलम 1 कॉलम 2 बोला है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन वॉल्यूम गिवन बिलो। तो टाइडल वॉल्यूम का अगर हम बात करते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम के बारे में तो पता है ना, 500 से 550 ml होता है। तो अब देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अगर हम बात करते हैं तो पता होना चाहिए 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी तुरंत हम लोग देखें कि 1000 से लेके 1100 ml तक। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 1100 से लेके 1200 ml। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, 2 हो गया। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर देते हैं ब्रीदिंग का क्वेश्चन। अब हम लोग